वेलकम बैक टू डिफेंस डायरी। आज हम फिर से आए हैं आपके लिए लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड देयर फंक्शंस एंड पावर्स। तो इससे पहले हमने एक पार्ट और कर लिया है जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बताई जो कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और उनके क्या फंक्शंस और पावर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में भी जो बचा हुआ पार्ट है हम उसको लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी बॉडीज़ हैं और उनके क्या फंक्शंस और पावर्स हैं। तो जो हमारा आता है इसके बाद वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। कैग जो है वो आर्टिकल 148 में आता है और ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो कि आर्टिकल 148 के अंदर से सारे के सारे राइट्स मिले हुए हैं। एंड ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी इंडिया का जितना भी ऑडिट एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है उसका क्या होता है, ये हेड होता है। यानी कैग का ही काम होता है कि सारा का सारा बिल्कुल जो ऑडिट करना है वो करना है, चाहे वो पूरी कंट्री का एक्सपेंस या कुछ भी हो। एंड ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। सी वो जो है जो भी फंड है उसका क्या होता है, वो गार्जियन होता है। एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ लेवल, स्टेट एंड सेंटर। यानी कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंटर लेवल का हो, उसको क्या करता है, वो गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है वो। एंड हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी उसका ये काम होता है कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट बना हुआ कोई लॉ है जो कि पर्टिकुलर फील्ड यानी फाइनेंस की फील्ड से है, उसको क्या करना, बिल्कुल रनिंग में रखना है। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है जो लॉ है जो रूल है वो कोई ब्रेक कर रहा हो या वो फॉलो ना हो। ऐसा आगे देखते हैं कि जो नॉमिनेटर कह सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अपॉइंटर जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और जो पहले कैग थे, जो सबसे पहले कैग थे वो थे वी नरहरि राव और जो अभी के हैं वो हैं जीसी मुर्मू। 14th कैग, फर्स्ट कैग जो थे वो ये थे यहाँ पर, और जो अभी के हैं 14th कैग हैं वो कौन है, जीसी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे अब अगला जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी। सो पार्लियामेंट 2018 के अगस्त में एक 123rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे देती है, इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। और ये एक्ट एक तरीके से ग्रांट प्रोवाइड करता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का दर्जा देता है। और एज पर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो ये कमीशन था पहले उसके हिसाब से इसको भी एक दर्जा मिला। एंड इट स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट मे स्पेसिफाई the socially and educationally backward classes in the various states and union territories। यानी कि क्या हुआ कि प्रेसिडेंट अगर चाहता है किसी स्पेसिफिक, चाहे वो सोशली डिप्राइव्ड क्लास हो, बैकवर्ड क्लास हो, या फिर एजुकेशनल डिप्राइव्ड हो, बैकवर्ड हो, उसको चाहे वो किसी स्टेट में हो या किसी यूनियन टेरिटरी में हो, उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको स्पेसिफाई करने का इस कमीशन के थ्रू उसको राइट है। एंड ही मे डू दिस इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। और वो ये सब वह जो जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी कर रहा हो उसके गवर्नर के सलाह पे यानी उसकी कंसल्टेशन के साथ ही कर सकता है। आगे बढ़ते देखते हैं कि जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो बना कब था, 14 अगस्त 1993 में बना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है और इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आगे बढ़ते देखते हैं अगला कमीशन जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर एससीज यानी कि शेड्यूल कास्ट। It is a constitutional body as it is directly established by Article 338 of the Constitution। सी ये आर्टिकल 338 के अंडर आती है और इसमें क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो आर्टिकल 338 है वो प्रोवाइड करता है कि इस पर्टिकुलर के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो। और जब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2003 में, तो उसमें जो नेशनल ये जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स का जो कमीशन था उसको अलग कर दिया गया और तो 338 में रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और उसके आगे 338A में रखा गया, उसको रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये जो बना था कमीशन वो 1954 में बना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली। आगे देखते, अभी हमने बात की थी एसटीज के लिए, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सी देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आर्टिकल 338 के अंदर इसको रखा गया है।
और ये इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। और ये जो लोग हैं वो सारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट भी करता है और ये आंसरेबल होते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि ये हर ईयरली जो है या एनुअली अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं। आगे 19 फरवरी 2004 को यही बनाया गया, जैसा मैंने बताया आपको 338 और 338A आर्टिकल्स हैं इसके लिए। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और जो लेकिन इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। आगे बढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक लॉ ऑफिसर होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल अपने ऑफिस में रह सकता है, यानी तब तक ही वो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे, इस पर्टिकुलर पदवी पे रहेगा। एंड इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अ पर्सन मस्ट हैव क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कौन हो सकता है अटॉर्नी जनरल, तो वो पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफिकेशन रखता हो वही हो सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, पावर्स एंड फंक्शन की बात करते हैं। तो टू गिव एडवाइस ऑन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज of legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the president, यानी कि वो किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस दे सकता है, या फिर अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ जो है इलीगल है, लाइक नेशन टू नेशन की बात चल रही है, या फिर उसको कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारी दी गई है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसमें वो अपनी लीगल एडवाइस या लीगल मैटर्स की वो देख रेख करता है। एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो भी उसके अधिकार हैं उनको, या जो भी लॉ है उनको, या उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी लॉ है उस उनके फंक्शंस को क्रियान्वित करना, यानी उनको लागू करना, ये इसका है। और ये दे रखा है आर्टिकल 76 में। और इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल शैल बी अ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको एक अधिकार होता है कि वो देश के, यानी जो पूरी इंडियन टेरिटरी, उससे किसी भी कोर्ट में जाके हियरिंग को सुन सकता है, यानी कि वो उसमें बैठ सकता है एज एन ऑडियंस। आगे देखते हैं, तो ही रिप्रेजेंट्स यूनियन एंड स्टेट्स बिफोर द कोर्ट बट इज अलाउड टू टेक अप प्रैक्टिस। सी वो जो है स्टेट और यूनियन को कोर्ट में प्रेजेंट करता है, यानी अगर कोई केस चल रहा हो तो जो अटॉर्नी जनरल है वो इसके लिए है और वो प्रैक्टिस के लिए भी अलाउड है। provided the other party is not the state. Because of this he is not paid salary but retainer to be determined by the president, यानी उसको कोई सैलरी नहीं मिलती बट उसको एक रिटेनर मिलता है, और जो वो रिटेनर होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के इक्विवेलेंट होता है। एंड द अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय 2 सॉलिसिटर जनरल्स एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, यानी कि ऑलमोस्ट 6 लोग जो होते हैं उनको मिलते हैं जिससे वो जिनकी असिस्टेंस में या जो उनके असिस्टेंस में काम करते हैं। और जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे MC सेटलवाड, और जो 13th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं KK वेणुगोपाल। तो ये रही बेसिक डिटेल्स जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में थी। आगे हम और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस को लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड जय हिंद।